वेलकम टू ZNZ लाइब्रेरी चैनल। फरहान शाह और निम्रा सियाल की दास्तान को पढ़ते हैं, जिसका है पार्ट 14 और नावल जा रहा है इख्तिताम की जानिब। उसके सोए हुए हवास बदार होने लग गए थे। बामुश्किल आंखें खोली थी। कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी बिखरी हुई थी। उसने मंदी आंखों से आसपास का जायजा लिया और हिम्मत करके कुछ ऊपर उठकर बैकग्राउंड से टेक लगा ली। हर तरफ खामोशी थी, मुकम्मल सन्नाटा। उसे अब सही तरह होश आने लगा था। दवा का असर भी ख़त्म हो गया था। वो मुकम्मल बेदार हो चुकी थी। जिस्म में शदीद दर्द महसूस हुआ था। इतने में इशा की अजान की आवाज़ सुनाई दी थी। उसको कल रात का सारा मंजर याद आने लगा था। एक एक हरकत, फरहान का हर लफ्ज़ जो उसकी रूह घायल कर गया था। आज तुम्हारे पर काट कर बताऊंगा फरहान शाह की नफ़ी करने की क्या सज़ा होती है। उसके कानों में वो अल्फाज गूंजे थे। उसने एकदम नम आंखों से अपना वजूद देखा था। ये कपड़े वो तो ना थे जो उसने पहने थे। और फिर उसे याद आया कैसे उसका लिबास फटा था। दिल में दर्द उठा था। तो बिलाखिर जीत आपकी हुई फरहान शाह अफंदी, जीत गए एक बार फिर मुझे तोड़कर, पर इस बार मेरी वक़ार ही छीन डाला, मेरे मौजूद को ही नोच डाला। कर लिया अपना हक वसूल, अब फतह का जश्न मनाया जा रहा होगा। उसने सोचते हुए बेदर्दी से भीगे अपने गाल रगड़े थे। उसे खुद से घिन आने लगी थी, कराहट महसूस हो रही थी। उसने नमाज पढ़नी थी, मगर पहला ख्याल यही आया कि वो नापाक हो चुकी थी। दर्द से टूटते जिस्म के साथ वो उठी और नंगे पाँव बाथरूम चली गई। बेतासिर चेहरा लिए उसने शावर खोला था और कपड़ों समेत उसके नीचे खड़ी हो गई थी। पानी के साथ साथ बहते आंसुओं में रवानी आ गई थी। वो बेदर्दी से खुद को रगड़ने लगी थी, अपने हाथ, बाजू, चेहरा, गर्दन, जहाँ जहाँ उस शख्स का लम्स था। दिल चाहा था धाड़े मारे, आह बका करे, मगर सुनता कौन, किसको पढ़वाती। तुझे क्या सुनाऊं मेरे हम नशीन, हैं तवील जाना हकायतें, मेरे ख्वाब हैं मेरे चारसू, हैं गगन को छूने की ख्वाहिशें, मेरे मेहरबान मेरे राजदा, कुछ देर रहने दे ख्वाब में, मेरी चाहते क्यों बनी सज़ा, क्यों हुई गमों की ये बारिशें, मेरी बेबसी का खुदा गवाह, वही जाने दर्द की शिद्दतें, मिला दर्द वो जो मिटा नहीं, मेरी ख्वाहिशें बनी हसरतें, ये सितम है या अनायतें, कैसे टूटे दिल को मैं जोड़ लूँ, मेरे रास्ते में गबार था, मेरे मेहरबान की थी साजिशें, मेरे सामने लटका रवा, मेरे चार सू थी अदावतें, मेरे मेहरबान मेरे राजदा, कुछ देर रहने दे ख्वाब में, मेरी चाहतें क्यों बनी सज़ा, क्यों हुई गमों की ये बारिशें। वो वहीं बैठती चली गई थी। काफ़ी देर बाद दिल हल्का करके वो उठी थी और उसी तरह भीगी हुई सुस्त कदम उठाती कमरे में चलती ड्रेसिंग रूम में जाकर अलमारी खोली और जो हाथ आया उठा लिया। वापस बाथरूम में जाकर चेंज किया और वज़ू किया। कमरे में आकर जाए नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने ही लगी थी कि उसके सेल पर मैसेज आया था। जहाँ तक से याद था उसका सेल ऑफ था, मगर शायद बुरहान के कॉल के बाद फरहान ने ऑन कर दिया था। उसने मैसेज देखा तो वो फेसबुक मैसेंजर पर आया था किसी अननोन आईडी से। हसीन चिड़िया, जानना चाहोगे रीबा की ढोलकी की रात तुम्हें वहाँ किसने बुलाया था? जब तुम हारिस के हाथ तक लग गई थी, तुम्हारे शोहर नामदार ने बेशक पूछ कर तसल्ली कर लेना अब क्यों बुलाया था। ये तो तुम समझदार ही हो, समझ जाओगी। अब जो काम वो नहीं कर सका इत्तेफाक से हारिस ने करने की कोशिश की। इतना सा मैसेज था, 7 मैसेज भेजने वाले ने उसे ब्लॉक कर दिया था, यानी वो रिप्लाई नहीं दे सकती। यकीनन उस हारिस की ही हरकत मालूम हुई थी। एक और हैरत का पहाड़ उस पर आन गिरा था। क्या वाकई उसे वहाँ बुलाने वाला फरहान शाह था? दिल ने सख्ती से नफ़ी की थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे क्यों बुलाया था उसको वहाँ? क्या वो वाकई उसकी इज्जत? दर्द की शदीद ठेस उठी थी। पहले वो शौक में थी, मगर अब गुस्सा आने लगा था। ये इंसान आखिर कर क्या रहा था उसके साथ? उसे कुछ समझ ना आया और फिर वो बैठ कर ही नमाज़ पढ़ने लगी। अभी दुआ के लिए हाथ उठाई थी कि किसी ने उसके कंधे पर मजबूत हाथ रखा था। ईशा की अज़ान हुई तो उसने लॉन में ही नमाज़ पढ़ी। फिर निम्रा के पास जाने का सोचकर उठ खड़ा हुआ था। लॉन्च की लाइट्स ऑन करते हुए ऊपर कमरे में गया था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो बेड पर ना थी। इतने में नज़र दूसरी तरफ गई तो वो अपनी मखसूस जगह पर जयनमाज़ बिछाए रहे दुआ मांग रही थी। फरहान ने गहरा सांस खींचा था, ना जाने वो कैसा रिएक्ट करती। वो चलकर उस तक आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा था। निम्रा ने एकदम नम आंखों से मुड़कर ऊपर देखा था जहाँ वो खड़ा था। चेहरे पर फिक्र साफ जाहिर थी। निम्रा की आंखें एकदम सुर्ख हुई थी। उससे ने खौफ ना खाया था। वो सोच चुकी थी अब किस चीज़ का खौफ खाना। जो वो चाहता था वो कर गुजरा था। मज़ीद वो उससे क्या छीन सकता था? बहुत कर के भी क्या सितम मज़ीद ढाता वो? दोबारा उसके साथ ज़बरदस्ती करता तो जब एक बार वो बर्दाश्त कर गई तो दूसरी बार की क्या परवाह? निम्रा की आंखों में क्या कुछ था? गुस्सा, मान, टूटने का दुख, कर बेयकीनी। वो तो उससे मोहब्बत का दावेदार था, फिर ये उसने क्यों किया था? कितनी तकलीफ़ हुई थी उसको, कितना दर्द हुआ था, मगर उसने कुछ ना सुना था। एकदम लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने बेदर्दी से उसे अपने वजूद से उसका हाथ झटका था और बिजली किसी के तेज़ी से खड़ी हुई थी। सामने खड़ा शख्स हर तरह से उससे बर्बाद कर चुका था।
एकदम से वो झपटी थी और फरहान की शर्ट का कॉलर दबोच लिया था। यू डैम रैपिस्ट, हाउ डेयर यू, वो चिल्ला उठी, जबकि उसके संगीन अल्फाज मुकाबिल को धचका लगा गए थे। फरहान ने एकदम उसके दोनों हाथ थामे थे और उससे झिंझोर डाला था। इतना घटिया लफ्ज़ वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। क्या बकवास कर रही हो, दोबारा ये लफ्ज़ मत निकालना अपनी ज़बान से, वो गिराया था पर वो मुकम्मल न सहमी थी। निकाल लूँगी, बार बार निकालूंगी, क्योंकि आप हैं इसी काबिल। हो गई हवस पूरी, मिल गया आपकी सो कॉल्ड अना और मर्दानगी को सुकून। उड़ा ली मेरे वक़्त की धज्जियाँ, कर लिया हासिल मुझे, हो गया मेरा वजूद तस्कीर। अब भी कोई ख्वाहिश और ज़िद बाकी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा फरहान शाह फंडी, मुझे हासिल कर लिया है पर अब कभी पा नहीं सकेंगे। मेरा जिस्म ज़रूर ले चुके हैं पर आप पर दिल मुतनफ़िर हो चुका है। वह वो कारदार लहजे में बहुत कुछ बोली जा रही थी और फरहान की बस हो चुकी थी। उसने एकदम सख्ती से उसके शाने थामे थे। बकवास बंद करो अपनी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, समझे, लिहाजा ज़बान को लगाम दो। इतना बेगैरत नहीं हूँ किसी की बेखबरी का फ़ायदा उठाऊँ। वो जवाबन बिक रहा था। हाँ बिल्कुल बेखबर ही तो थी, मैं ही तो बेखबर थी अब तक। मुझ खुद को धोखा देती रही, तसल्लियाँ देती रही, उस शख्स को मसीहा समझ बैठी जो खुद मेरी इज्जत दागदार करने के दर पर था। उसी शख्स की तरफ वो दोबारा बढ़ने लगी, दरिंदे को मुहाफिज समझ बैठी। कितनी बेखबर थी ना वो, जैसे खुद पर हंसी थी। फरहान को एकदम हैरत का झटका लगा था। ये क्या कह रही थी वो? निम्रा ने बगौर उसके बदलते तासरात देखे थे। क्यों झटका लगा? आप क्या समझे? मुझे कभी पता नहीं चलेगा मुझे किसने बुलाया था उस रात वहाँ, जब हारिस के हद पर चढ़ने वाली थी मैं समझी आपने मेरी इज्जत बचाई, पर नहीं, गलत थी मैं। भला फरहान शाह को निम्रा सियाल से कैसी हमदर्दी? वो तो उसकी बेइज्जती कर गई थी, बड़ी महफिल में दी ग्रेट फरहान शाह की तौहीन कर गई थी, जो एक शहजादा है जिस पर हर दूसरी लड़की दिलो जान से फिदा है। सो बदला तो बनता था, आप तो तब भी मेरा दामन दागदार करने पर तुले थे हैं क्या आप? एक कमज़ोर मर्द। फरहान शजदा रह गया था, वो तो भूल चुका था कि उसने कभी उसे वहाँ बुलाया था। ये सच ऐसे इतने गलत तरीके से खुलेगा उसको कतई गुमान तक न था, मगर वो उसको गलत समझने के साथ साथ बहुत बड़े इल्ज़ाम से नवाज रही थी जो उसकी गैरत गवारा नहीं कर सकती थी। वो उसे बदकर किरदार बनाने पर तुली थी। एकदम आगे बढ़कर उसकी कमर के गिर्द गिरफ्त की थी। हाथ मत लगाना फरहान शाह, वो चिल्ला उठी थी, पर मुकाबिल पर रत्ती बराबर असर न हुआ था। उसने एकदम उसको खींचा था। हाँ बुलाया था मैंने उस रात तुम्हें, पर वहाँ नहीं, आजिज चाचू के घर पर तुम नहीं आई, बल्कि अरशद चाचू के घर चल दी। और जहाँ तक नीयत की बात है तो वो ना पहले कभी ख़राब थी ना अब हूँ। कमज़ोर मर्द किसको कह रही हो तुम? ये मैं कमज़ोर मर्द होता ना निम्रा फरहान, तो शादी के 6 माह ऐसे ही ना गुजर जाते। कोई और मर्द होता तो देखता मैं 6-7 दिन तो क्या 6-7 घंटे भी वो तुम्हारे इस हुस्न का ताब कैसे ला सकता है। लिहाजा इस ज़बान को संभाल कर इस्तेमाल करो वरना पछताओगी। वो गुस्से से फनकारा था। निम्रा को अभी भी यकीन ना आया था। एकदम झटके से वो दूर हुई थी। आपका क्या इरादा और क्या नीयत थी वो तो कल रात देख ही चुकी हूँ मैं, बल्कि मुझे अच्छे से महसूस भी कर चुकी हूँ किसको बहला रहे हैं। वो तन से बोली थी। बस बहुत हुआ, अब मज़ीद नहीं। वो हाँफी थी। मैं ज़िद हूँ ना आपकी, मैंने आपकी अना को चोट पहुँचाई ना, सारा मसला मेरी ज़ात का है ना, मुझे हासिल करना था ना। एक झटके से उसने अपना दुपट्टा उतार कर पीछे फेंका था। नम बाल हवा में झूल गए थे। ले सामने खड़ी हूँ, जो कल नहीं किया आज कर ले। करे अपना शोहर होने का हक वसूल को ही नहीं रोकेगा, ना कोई मज़ामत होगी। मगर एकदम उसने अंगिश्त शहादत उठाई थी, जबकि फरहान भी यकीन से उसकी कार्रवाई देख रहा था। वो इस हद तक जाएगी उसको वाकई मामला बिगड़ता महसूस हुआ था, जो कि वो नहीं होने देना चाहता था। मगर इसके बाद मुझे तलाक चाहिए। सुना आपने? मुझे आपसे तलाक चाहिए। फरहान शाह फंडी वो नम आँखों से पंकारी थी। फरहान के माथे पर बल उभरे थे, एकदम रगे तनी थी। वो तनहा इंतहा को छूने लगा था। ये बात कैसे सुन लेता? वो मानना तो दूर की बात। निम्रा उसने एकदम धार कर हाथ उठाया था, जो हवा में रह गया था। वो उसे एक लगाते लगाते रुक गया था। निम्रा ने बेयकीन नज़र से उसका उठा हुआ हाथ देखा था, यानी उसे थप्पड़ मारने लगा था। फरहान ने उठे हुए हाथ की मुट्ठी बनाकर सख्ती से झटका था और फिर निम्रा के दोनों हाथ सख्ती से थाम कर उसने कमर के पीछे किया था और उसको काबू किया था। एकदम निम्रा की आंखें बहने लगी थी, जब टूटने लगा था। फरहान ने उसकी आंखों में झांका था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली थी, जहां एक दूसरे का अक्स नुमाया था। कुछ पल वो साकित रह गए थे। आंखें अपनी बोली बोल रही थी, जो ज़बान से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जैसे ज़बान झूठ बोल रही, मगर आंखें इल्तिजा कर रही थी। वो उसकी सहर अंगेज़ आंखों में देखे गई थी। ज़बान ने कुछ ना कहा था, जैसे हर तरफ हर चीज़ साकित हो गई थी। सकूत छा गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता बेखुद सी कैफियत में उसकी बहती आंखों पर झुका था। वो यकटक उसे देखे गई थी और उसने अपने लब उसकी आंखों पर रख छोड़े थे। लबों से उसके मोती चुनने लगा था वो, जबकि वो आंखें मूंद गई थी। उसकी मध्यम सी सिसकी निकली थी, पर ना कोई मज़ाहमत थी, ना रोक टोक, ना खुद को छुड़वाने की कोशिश की गई थी। हिम्मत ही जवाब दे गई थी। बस चुप।
आंखों पर लब रखे उसने अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर चुप करवाया था। बहुत धीरे से उसके लंबे नम बाल एक हाथ से हटाकर कान के पीछे किए थे। वो उसके कान पर झुका था। हाँ, जिद हो तुम मेरी, जुनून हो तुम मेरा, इश्क हो तुम मेरा, मेरी मोहब्बत हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी चलती सांसों में बसती हो, मेरी रूह का करार हो, मेरे दिन का सुकून हो, मेरी आंखों की ठंडक हो। मेरे लिए ये ख्याल ही काफ़ी है कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, मेरे पास हो, मेरे करीब हो। मैं तुम्हें हासिल करना नहीं, तुम्हें पाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ। और उस रात मेरा खुदा गवाह है, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। तुम्हारा इग्नोर करना मुझे बर्दाश्त नहीं था। सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा डराना चाहता था। दिल के हाथों मजबूर था, जो तुम्हारी बेनियाजी और लाताल्लुकी बर्दाश्त करने को राजी न था। पर तुम नहीं, वहाँ नहीं आई। वो रुका था, उसका अंदाज बता रहा था। वो हुर्फ सच कह रहा था। निम्रा ने चेहरा ऊपर उठाया था। क्यों क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों इतना दर्द दिया मुझे? क्यों इतना तड़पाया मुझे? मैं तो जानती तक न थी। आपको खुद आए और फिर खुद ख्वाब दिखाकर ठुकरा दिया, धुतकार दिया मुझे, सिर्फ इस अना के लिए। अपनी अना की तस्कीन अजीज थी आपको, किसी की ज़िंदगी और उसके जज्बात नहीं। पागल थी, मेरा खुदा जानता है मेरी शिद्दत को कब कब नहीं तड़पी मैं। आवाज़ भीग गई थी, वाकई उसमें तरफ थी जो मुकाबिल को चौंका गई थी, फ़ख्र दिला गई थी। तहज्जुद में गिड़गिड़ा कर मांगा एक ही शख्स को सिर्फ, और वो था फरहान शाह अफंदी। एक बार, सिर्फ एक बार तो आजमाया होता। मेरी मोहब्बत की शिद्दत में कमी होती है तो कहते। क्यों बढ़े थे मेरी तरफ? जब ठुकराना ही था तो क्यों? हाँ, जवाब दें। वो हाथ आज़ाद करवाती उसका गिरबान पकड़कर उसे झंझोड़ गई थी। और जब ठुकरा चुके खुद को संभालने लगी, मैं सब एक्सेप्ट कर चुकी, तो एक बार फिर आ गए और फिर मुझे मुसल्लत कर दिया गया आपके सर, ज़बरदस्ती, एक अनचाहे वजूद की तरह। क्या कभी सोचा है मेरी इज़्ज़त नफ्स कितनी मजरूह हुई होगी कि एक ऐसे शख्स के सर मुसल्लत किया जा रहा है जो मेरा साथ कभी चाहता ही ना था? मुझ पे क्या बीती होगी? मैं तो हमेशा इंडिपेंडेंट होने का ख्वाब देखा करती थी, खुद मुख्तार बनना चाहती थी, पर मुझे ही एक ऐसे शख्स पर डिपेंडेंट बना दिया गया। क्यों? आखिर अल्लाह को भी रहम नहीं आता मुझ पर? मुझे एहसास से कमतरी होने लगता है। क्या मेरी कोई ज़ात नहीं, कोई वजूद नहीं? आपके भी लिए भी खिलौना हूँ, जब दिल किया पसंद आ गए, जब दिल किया मुकर गए। पूरा ख़ानदान जाता है मैं ऐसी नहीं हूँ, पर सब क्यों खामोश रहे उस रात? क्यों किसी ने मेरी पाकीज़गी का यकीन नहीं किया? क्यों मुझे बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार कर गई? मैं इस कमरे में रहती हूँ तो दम घुटता है, कभी-कभी दिमाग फटता है, खुद को एक्स्ट्रा फ़ील करती हूँ। मेरी भी ईगो हर्ट होती है। जितनी मज़बूत बनना चाहती थी, इतनी हसास होती जा रही हूँ, और नफ़रत है मुझे अपनी इस हसासियत से। बात-बात पर रोना आता है मुझे। वो बहुत बेचारगी से हारे हुए अंदाज़ में बोली थी, और आपको मसला था ना मेरी अना से, कि अना छोड़ दूँ, घुटने टेक दूँ, कह दूँ हाँ फरहान शाह निम्रा शयाल तुम्हारे इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी है, तुम्हारा साथ चाहती है, पर क्यों क्यों छोड़ती मैं अपनी वो अना, वो भी एक गैर के लिए, एक नामहरम के लिए क्यों छोड़ती? हाँ, क्या रिश्ता था हमारा? इस तरह तो हर दूसरे बंदे के लिए अपनी अना छोड़ दूँ, बीत जाऊँ सबके आगे, आम कर दूँ खुद को? नहीं, ये अजीज़ नहीं, मुझे खुद को बेमोल नहीं कर सकती मैं। कहते हैं औरत मर्द की अना का मुकाबला नहीं कर सकती, और जो करती है वो बेवकूफ़ होती है। सही कहते हैं, नहीं कर सकती, और मैं करना भी नहीं चाहती, पर किसी नामहरम के लिए नहीं छोड़ सकती थी। हाँ, मेरा महरम अगर मुझे इज़्ज़त दे, मेरा एहसास करे, मोहब्बत दे, तो ये अना क्या चीज़ है? दुनिया छोड़ सकती हूँ, खुद को भूल सकती हूँ, पर उसकी अना अज़ीज़ रखूँगी, और रखी मैंने आपकी अना अज़ीज़। झुकी ना मैं, पर क्या मिला? फरहान अपनी जगह जम चुका था, सख्त ना थी कुछ कहने की। क्या वो इस कदर तकलीफ़ से गुज़री थी? क्या इतना तड़पी थी वो? सिर्फ़ उसकी बेइजाज़त की वजह से उसे खुद पर नदामत हुई थी, अफ़सोस हुआ था, दुःख हुआ था, नफ़रत हुई थी। उसे अपना आप बहुत छोटा लगा था, बहुत बेमानी सा तड़पा था वो भी, तड़पा तो वो भी था, हर लम्हा, हर वक़्त सुकून तो उसे भी ना था, मगर फिर वही अना आड़े आ जाती थी। क्या इतनी तकलीफ़ दे चुका था वो उसको इतने सालों में, जिससे मोहब्बत का दावेदार था, वो उसी हर सितम ढा गया था। बेख्ता उसने निम्रा को खुद में भींच लिया था, कैद कर लिया था अपने हिसार में। बस कर दो, और तकलीफ़ मत दो खुद को, और मुझे भी ख़त्म करो, इस सब को माफ़ कर दो मुझे। और मैं हूँ तुम्हारे किरदार का गवाह, तुम्हारी पाकीज़गी का ज़ामन। ये पूरी दुनिया भी तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाए, पर फरहान शाह अपनी निम्रा पर हमेशा यकीन करेगा। उसने अकीदत भरे अंदाज़ में उसका माथा चूमा था। निम्रा ने आँखें मूंद ली थी, जैसे बेकरार दिल को अचानक चैन आ गया था। गहरी तमानियत उतरी थी, तन बदन में ठंडी आबशार का झरना जारी हो गया था। पहली बार अपना आप उसे वाक़ई अनमोल लगा था, क्योंकि वो उसका महरम उससे मोतबर कर गया था, अपने यकीन से अर्श पर ले गया था। ये ख़्याल ही कितना खुशगवार था कि वो चुनी गई थी, पसंद की गई थी। ये वो शख्स था जो उसे ख़ास कर गया था, जिसने उसे अहमियत दी थी। उसने भीगी आँखों से उसकी सहर अंगेज़ आँखों में झाँका था। फरहान की आँखें मुस्कुराई थी, जैसे बोल रही हों, ये कैसे मुमकिन था तुम्हें देखना और चाहे बगैर आ जाना? तुम बना ही मेरे चाहे जाने के लिए गई थी वो। उसने बेख्तियार निगाह झुका ली थी। वो उसे साथ लगाया, बेड पर लाया और आराम से बिठा दिया था। पास पड़े जग से पानी डाला और खुद उसे पिलाया था, और एक बार फिर उसे बाहों में लिए गले लगाया था। मुझे माफ़ कर दो, गुनहगार हूँ तुम्हारा, जानता हूँ बहुत तकलीफ़ दे चुका हूँ, शायद माफ़ी के लायक नहीं। 4 साल की इस अज़ियत के आगे ये माफ़ी बहुत छोटी है, पर मुझे बताने दो, कब कब नहीं तड़पा मैं तुम्हारे लिए।
मैं चाहता था तुम बोलो कि चाहती हो तुम मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, मगर तुम सही थी अपनी जगह पर, मेरी है ना। लेकिन आज मैं इकरार करता हूँ, फरहान शाह को इश्क है तुमसे, जुनून की हद तक चाहता हूँ तुम्हें, आज से नहीं, बहुत पहले से, एक अरसे से, जब से देखा था तुम्हें पहली बार, तब से ये दिल तुम्हारा असीर हो गया था। उल्लू हूँ, गधा हूँ, एक नंबर का। सही कहते हैं दादा जान, 6 फुट से ऊपर का हूँ, मगर अकल घुटनों में है। शायद उसने सर खुजा कर कहा था। वो उसके सीने से लग हुई और धीरे से मुस्कुरा दी थी। और तुम भी सही कहती हो, मेरा सर फाड़ ही देना चाहिए। वाकई नीरा भूसा ही भरा है। निम्रा अपनी मुस्कुराहट रोक ना पाई। तुम नम चमकती मुस्कुराती आंखें वो जैसे दोबारा खिल उठी थी। वो उसकी मुस्कुराती आंखों में खोसा गया था। उसके सामने बैठी छोटी सी लड़की उस लंबे चौड़े वजिया मर्द को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हो चुकी थी। उसके ताने, उसकी शरारतें, उसे जिज करने वाली हरकतें, उसे सब अजीज़ था। उसे तंग करके फ़रहान को भी मज़ा आता था, क्योंकि वो चाहता था उसके ज़हन हर वक्त से फ़रहान शाह फंदी में उलझा रहे, कि उसी को सोचे। बेख्तियार को आगे भरा था और उसके माथे पर लब रखे झुका हुआ था। उसके हिसार को फ़ोन की बेल ने तोड़ा था। वो सख्त बदमज़ा हुआ था। वो उठा और उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला था। कॉल अटेंड की तो निम्रा कामती हुई उसके पास से उठकर जाने लगी थी। फरहान ने उसकी कलाई थाम कर रोक लिया था और वापस अपने पास बिठाया था। अच्छा रुको, देख कर बताता हूँ। वो फ़ोन पर मुखातिब था। उसको बिठाता खुद उठा था और ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिया था, जहाँ उसकी फाइल्स पड़ी थी, जबकि वो वहाँ बैठी हया से सिमट गई थी। उससे पहले वो वापस आता, वो उठी और वॉशरूम में जाकर ब्रेक लगाई थी। बाल ऊपर करके कैचर लगाया, ठंडे पानी से मुंह धोया, फिर गहरा सांस लिया। आज वो हल्की फुल्की हो चुकी थी। सीने से मनो बोझ उतरा था, जैसे इतने सालों का गुबार निकला था। हाँ, वो उसका था, सिर्फ उसका ये एहसास ही कितना खुशगवार था। वो मुस्कुराने लगी थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत जानदार थी। उसे अपने रब के लिए के किए पर एतबार था। वो जो करता है बेशक बेहतरीन करता है। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि लोग चाल चलते हैं और अल्लाह चाल चलता है, और बेशक अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। वो पहले हारिस ने गलत करना चाहा तो क्या हुआ, लुट जाने के बजाय उसे एक गहरी छाँव जैसा साथ तो मिल गया। उसका निकाह कर दिया गया फरहान से। बेशक उसको ये नुकसान लगा था, मगर आज सही वक्त पर अंदाज़ा हो गया था वो कतई नुकसान ना था, बल्कि उसके रब की रज़ा और उसकी खुशकिस्मती थी। दूसरी बार जब नापाक इरादे के लिए वो उनकी तरफ बढ़े तो क्या हुआ, सब उल्टा हो गया। बजाय एक दूसरे से अलग होने के वो करीब तर हो गए। सब दूर आज मिट्टी हो चुकी। गलतफहमी के बादल झट चुके थे। हर तरफ रोशन और साफ मंजर था। जहाँ वो थी उसकी मोहब्बत थी। फरहान चाहता उसका इश्क था। परेशानी और मसाइब ज़िंदगी का हिस्सा है, उनके बगैर ज़िंदगी की लज्जत नहीं। अगर वो भी फरहान के आगे पहले ही झुक जाती, शादी हो जाती, तो शायद मोहब्बत की ये तरफ और कदर ना होती। मगर अब वो दोनों कदरदान थे एक दूसरे के। लोग जितने मर्जी कांटे हायल करें, आपकी राह में होगा वही जो है वो अल्लाह चाहेगा। उसके आगे सब बेमानी है। उसकी इजाज़त के बगैर जब एक पत्ता तक नहीं हिलता। वो जो पत्थर में भी कीड़े को रिस्क पहुंचाता है, वो जो 17 माओं से भरकर तुम्हें चाहता है, वो कैसे तुम्हारे मसाइब में तुम्हें भी यारो मददगार छोड़ देगा। उससे मांगो, मदद मांगो और पूरे यकीन से मांगो, क्योंकि देगा तो सिर्फ वही देगा। लोगों से घबराना, हार मार जाना, ये सब ज़िंदगी का मकसद नहीं, और ना इंसान जैसी अजीम हस्ती को शोभा देता है। डट जाओ, मुकाबला करो, अपने रब पर भरोसा रखो। बेशक वो रहीम है, वो करीम है, वो अजीम है। इतने में हाँ, बाथरूम के खुले दरवाजे से उसने अंदर झाँका था। अब सिर्फ मुस्कुराती रहेंगी या मेडिसिन भी लेनी है मिसेज़ निम्रा? फरहान शाह वो शोखी से बोला था, जबकि वो चोरी पकड़े जाने पर सुर्ख हो गई थी। जाने वो कब से मुस्कुराई जा रही थी और वो देख रहा था। इससे पहले वो कुछ कहती, फरहान ने उसे अपनी तरफ खींचा था और होले से सरगोशी की थी। फ़िक्र ना करो, मुझे पता है ऐसे कोई नहीं बन जाता, कहने से क्या होता है। वो शरारत से उसकी कुछ दिन पहले कही गई बेतुकी बात उसको लुटा रहा था। वो जी भरकर खज्जल हो गई थी। अमल करना पड़ता है, याद है मुझे। इस बारे में भी सोचते हैं अब, लेकिन फ़िलहाल चलो, वरना तुम्हारी सास ने मुझे घर से निकाल देना है। उसने उसे साथ लिया, रूम में लाया था। निम्रा को एकदम सबका ख़्याल आया था। अम्मी लोग कहाँ हैं सब? उसने फरहान से पूछा था, जो उस पर कंबल डाल रहा था। होम अलोन, फरहान ने शरारत से आंख दबाकर कहा था। मतलब सब कहाँ गए? उसने हैरत से पूछा था। यार, मैंने सबको पहले ही निकाल दिया, जानता था आज घमसान का रन पड़ने वाला है। मेरी बीवी के साथ तीसरी जंग अजीम छिड़ेगी, इसलिए उन्हें पहले निकाल दिया। वो उसे टैबलेट और पानी थमाते बोला था। निम्रा ने उसे घूरा था। ओह यस, पहले कुछ खाना चाहिए। डॉक्टर तुम रुको, मैं सूप लेकर आता हूँ। ओके, वो उठा था। मैं कर लूँगी, उसने रोकना चाहा था। नो प्रॉब्लम वाइफी, अब खातिम को कुछ तो खिदमत का मौका दो। वो शरारत से कहता किचन में चल दिया। 5 मिनट बाद वो आया था, सूप का बाउल ट्रे में रखे। उसने निम्रा को पिलाना शुरू किया तो उसने टोका था, फरहान मेरे हाथ हैं। वो बोली थी, मेरे भी हैं ना, आज अपनों को ज़रा सुकून दो। वैसे भी कल हलवा बनाते बनाते बेचारे थक गए होंगे। उसने मुस्कुरा कर कहा था। आपको कैसे पता? निम्रा ने झुकी निगाहों से पूछा था। वो छोड़ो छोड़ो, जल्दी ख़त्म करो। उसने उसे सूप पिलाया, फिर टैबलेट दी।
ट्रे रखकर वापस आया और बेड की दूसरी जानिब से उसी कंबल में घुस गया। वो दोनों बेशक एक बेड पर सोते थे मगर ब्लैंकेट अपना अपना होता था। ये पहली बार था जब वो एक ही कंबल ओढ़े बैठे थे। निम्रा ने उससे झिझक कर देखा था और उसके देखने की देर थी कि हाथ बढ़ाकर वो उसे करीब तरीन कर चुका था। उसका सर अपने बाजू पर टिकाए, दूसरा हाथ अपने सीने पर रखे वो उसे हसार में लिए लेट चुका था। फरहान, वो धीरे से बोली थी। फरहान ने आंखें मूंदे उसके रेशमी बालों पर थोड़ी टिकाए जवाब दिया था। आपने बताया नहीं, किधर गए सब? वो ठहर ठहर कर बोली थी। अम्मी की खाला के यहाँ डेथ हो गई है। वो और सुबहान साहिवाल गए हैं। आलियान, बुरहान और दादा जान कल रात को लाहौर गए थे काम से, उसने बताया था। रजिया आंटी और ता, अभी वो बोल ना पाई थी कि फरहान ने उससे टोका था। चुप करके सो जाओ निम्रा, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, उसने कहा था। ओके, वो इतना ही कह सकी। तुम्हारा पहले कभी नर्स ब्रेक डाउन हुआ था? याद आने पर उसने पूछा था। एक एक बार, उसने बताया था। क्यों, कब? फरहान ने पूछा था। 3 साल पहले जब वो रुकी थी। जब उसने दोबारा पूछा था। जिस दिन आप घर आकर वो सब कह कर गए थे तब, निम्रा ने घबराते हुए बताया था। फरहान ने झट से आंखें खोली थी। एक और शर्मिंदगी का एहसास उसने मजीद उसे खुद में भेजा था। आई एम सॉरी, उसने सरगोशी की थी। इट्स ओके, आप बार बार माफ़ी ना मांगे प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता, उसने उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए कहा था। फरहान के चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट उभरी थी। ओके, उसके बालों पर लब रखता वो बोला था और साइड लैंप ऑफ किया था। एकदम घुप अंधेरा छा गया था कमरे में। ये प्लीज़ ऑन कर दे, अंधेरा हो जाता है, निम्रा ने घबरा कर कहा था। मैं हूं ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ, उसने यकीन और अपनायत से कहा था। और फिर गहरी तमानियत लिए वो दोनों मीठी नींद की वादी में उतरते चले गए। पुरसुकून नींद और गहरी आसूदगी। सुबह नमाज के बाद वो दोबारा सो चुकी थी। आँख खुली तो कमरे में अंधेरा सा था क्योंकि खिड़कियों पर भारी पर्दे गिरे हुए थे। वो एक अंगड़ाई लेकर उठी। उससे अपना आप बिल्कुल फ्रेश लगा था। ना कोई दर्द, ना कोई कमजोरी, ना ही सुस्ती। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 10 बजने वाले थे। फरहान कमरे में कहीं ना था। उसने बाल समेट कर बहाने बेड से उठकर ब्लैंकेट, तकिया, चादर दुरुस्त की, वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुई और कमरे से निकलकर नीचे चल दी। पूरा घर साफ सुथरा था, यानी काम वाली सफाई कर चुकी थी। उसे लगा अब शायद किचन में हो। वो किचन में गई पर वहाँ कोई ना था। वो बाहर निकली तो उसी वक्त वो लाउंज में दाखिल हुआ था। उसे देखकर मुस्कुरा दिया। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, फरहान ने शरारत से एक आंख दबाई तो निम्रा ने उसे घुरी से नवाजा था। नादिया काम वाली नहीं आई आज, उसने इधर उधर देख कर बात बदलते हुए पूछा था। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इतना बड़ा घर मैंने झाड़ पूंछ कर साफ किया? फरहान ने आसपास देख कर कहा था। तो किधर है अब? किचन में भी नहीं, उसने सवाल किया था। चली गई, फरहान ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, साथ उसका हाथ थामकर किचन में ले आया। चली भी गई, पर अभी वो तो रात को जाती है। निम्रा ने हैरत से पूछा था। हाँ जाती तो है, पर आज मैंने छुट्टी दे दी उसको, फरहान ने बड़े मजे से जवाब दिया था। छुट्टी दे दी, वो भी इतनी जल्दी क्यों? अब मैं पूरा दिन अकेले क्या इधर कंचे खेलूंगी, उसने खफीफ से कहा था। जी, छुट्टी दे दी इसलिए क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, और अगर वो होती तो कबाब में हड्डी गवारा बिल्कुल नहीं मुझे, उसने उसे करीब करते हुए कहा था, जबकि उसकी बात वह मुकाबिल को थोड़ा झिझकने पर मजबूर कर गई थी। और जहाँ तक तुम्हारे कंचे खेलने का सवाल है तो वो हम दोनों मिलकर खेलेंगे। जो गेम मैं खेलूंगा तुम मुझसे हरगिज़ बोर नहीं होगी, उसने शरारत से उसकी कमर पर उंगलियां चलाते हुए मायनी खेती से कहा था। मुझे नाश्ता बनाना है। इमरान ने एकदम उसके हाथ कमर से हटा कर कहा और शेल्फ की जानिब चल दी। कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल, वैसे भी आज कॉर्नफ्लेक्स पर गुजारा करेंगे, फरहान ने उसका बहाना ना चलने दिया था। कॉर्नफ्लेक्स क्यों? मेरा कोई मूड नहीं और ना मैं मरीज़ हूँ जो सीरियल्स खाऊं, निम्रा ने छोटी सी नाक सुकेर कर कहा था। आप जाकर अपना काम करें, मैं बनाती हूँ नाश्ता, उसने उसे किचन से निकालना चाहा था। साथ ही फिर से आटा निकाला और पेड़े बनाने लगी। जो काम मुझे करना है उसके लिए तुम्हारा होना ज़रूरी है। वो धीरे से उसके करीब चल दिया था जो अब ऑमलेट के लिए प्याज काट रही थी। फरहान की बातें उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा रही थी। वो शेल्फ के करीब आया और उसके दोनों जानिब पीछे से हाथ रख दिए जैसे उसे मुकम्मल कैद कर लिया हो। निम्रा ने शेल्फ पर दोनों जानिब उसके हाथ टके देखे तो एकदम उसका दिल जोर से धड़का था। वो उसके बहुत करीब हो गया था। उसकी सांसें वो अपने सर पर महसूस कर सकती थी। अगर वो ज़रा भी हिलती तो उसकी पुश्त फरहान के सीने से टकराती। एकदम प्यास काटते हाथ कांपने लगे थे। चाह कर भी वो खुद पर तारीख कपाहट ना रोक पा रही थी और ना ही छपा थोड़ा सीख रही थी। उसे पता ही ना चला, एकदम वो बुखार में चूई से उंगली काट ही देती जब फरहान ने अपने मजबूत हाथ में उसका कपाता हाथ एकदम थाम लिया था। ध्यान से अभी कट जाता था। वो थोड़ा आगे होकर उसके कंधे पर झुककर बोलता, वो एकदम जैसे होश में थी। आप पीछे बैठ जाएं, मैं बना लूंगी, उसने हटलाते हुए बात मुकम्मल की थी। फरहान की गुर्बत और इस अंदाज ने उसके पसीने छूटने पर मजबूर कर दिया था।
और फिर उस पर तरस खाना ही पड़ा था। उसको कब तक बैठना होगा मुझे, वो उसके दाएं कान से बाल एक तरफ करता बोला था। नाश्ता बनने तक वो फ़ौरन बोलती, उसके बाद तो नहीं ना, आपकी बार। वो दाएं कान एयर हेलिक्स की बाली को छूता सवाल कर रहा था, जबकि उसकी गर्म सांसें और उसका लम्स कान की जान मुकाबिल की जान निकाल रहा था। न ही निम्रा ने जल्दी से जवाब दिया था। इस बात से अनजान की जान छुड़ाने के चक्कर में वो खुद खतरे की दावत दे गई। फरहान उसके झिझक से जी भरकर महफूज होता दिलकशी से मुस्कुरा दिया था। ओके डू रिमेंबर दिस, वो आराम से कहता उसके कंधे पर लब रख गया था। वो एकदम उछली। जिससे पहले वो कुछ कहती, फरहान पीछे हटकर उसकी जान जैसे बहाल हुई थी। वो लाउंज में चल दिया था। निम्रा ने शुक्र का सांस लिया और जल्दी से 2-3 पराठे बनाए, 7 आमलेट और चाय रखी। फ्रिज से मक्खन निकाल कर ट्रे में रखा और ब्रेड के साथ जैम वगैरह भी रख लिया। उसे आमना बेगम ने बताया था कि वो सब सुबह हैवी नाश्ता करते थे। नाश्ता बनने के बाद दुपट्टा सही से किया, ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल पर चलती। साथ फरहान को भी बुला लिया। 2 दिन से सिवाय सूप के उसने कुछ ना खाया था। तो वो मज़े से नाश्ता करने लगी। फरहान की नज़रें उसने खुद पर 1-2 बार महसूस की, मगर कुछ ना कहा। अब दोबारा उसे खुद को देखते पाया था, एकदम चिढ़ गई थी वो। वाला मुंह में डाले उसने प्लेट पर एक खिसकाई और खूनख्वार नज़रों से उसे देखा। क्या मसला है आखिर, वो गुस्से से बोली थी। क्या हुआ कमाल, लाताल्लुकी से सवाल आया था। अगर आपने इस तरह देखा मुझे तो मैं आपका सर फाड़ दूंगी, उंगली उठाकर वार्न करती वो बोली थी। किस तरह, वो ज़रा करीब होकर पूछा था। जो आप मुसलसल कितनी देर से मुझे ठोकियों की तरह ताड़ रहे हैं। वो भी बगैर लिहाज के बोली, जबकि उसके बाद फरहान का जानदार कहका बुलंद हुआ था। मुझ शरीफ बंदे पर इल्ज़ाम तो मत लगाओ यार, वो मासूम शक्ल बनाकर बोला था। निम्रा ने मुंह खोल उसे देखा था। अभी वो कुछ बोलने ही लगी थी कि बाहर गेट पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। हाय आ गए जालिम समाज। फरहान ने दुख भरी सांस खारिज की, जबकि निम्रा को उसकी शक्ल देखकर हंसी भी आई थी और मज़ा भी। जाएं जाएं, गेट खोले। वो दांत दिखाती उठी और बर्तन समेटने लगी, जबकि फरहान गेट की तरफ बढ़ गया। वो बर्तन किचन में रखकर निकली तो लाउंज में आमना बेगम और सुबान दाखिल हुआ। अम्मी, वो खुशी से बोली, उनसे लिपट गई थी। आमना बेगम ने उसे सही सलामत देखा तो अंदर तक मुतमईन हो गई थी, मगर साथ फरहान पर एक गुस्सीली निगाह डाली। फरहान ने उनको देखा तो बेचारी सी शक्ल बनाकर एक हाथ उठाकर अपना कान पकड़ा था, जैसे सॉरी कर रहा हो। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है अब माशाल्लाह। उन्होंने उसे साथ सोफे पर बिठाते हुए कहा था। निम्रा ने उनको पानी पिलाया, नाश्ते का पूछा तो उन्होंने बताया वो नाश्ता करके आए हैं। साथ काम वाली को छुट्टी देने का भी बता गई थी। वो जी सुनकर आमना बेगम मुस्कुरा गई। उसके बाद उन्होंने और निम्रा ने मिलकर दिन का खाना बनाया। तब तक मलिक, वजाहत, आलियान और बुरहान भी लाहौर से आ चुके थे। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया था। वो किचन में खड़ी थी, फ्रूट्स काट रही थी, जब उसने आकर उसके गिर्द हसार बांधकर उसके बालों में मूछ पाया था। ऐमन एकदम सुर्ख हुई थी। सलार काम करने दे, चच्ची आ गई तो उसने एकदम खुद को आज़ाद करवाना चाहा था। नहीं आने वाली जवाब आया था। और तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो, मना नहीं किया मैंने तुम्हें, सलार ने संजीदगी से पूछा था। बस फ्रूट्स काट रही थी, उसने जवाब दिया। ऐमन की शादी के बाद सलार ने उसकी जॉब की वजह से इस्लामाबाद में ही घर ले लिया था, और जिस पर सलार की अम्मी खुसूसी खवाफी हुई, क्योंकि वो बेटे और बहू को अपने पास रखना चाहती थी अपनी नज़रों के सामने। मगर फिर वो उनके पास दौड़ी चली आई। वजह थी ऐमन का उम्मीद से होना। जब उसे शादी के पहले माह में ही ये खबर मिली तो जहाँ वो बेतहाशा खजल और खुश भी हुई, वहीं सलार की खुशी दीदनी थी। उसकी अम्मी को पता चला तो वो बहू के सदके वारी जाती भागी चली आई थी, और अब ऐमन की मुकम्मल देखभाल उनके ज़िम्मे थी। सलार की खुशियाँ और मायने खेज बातें बढ़ती ही जा रही थी, जबकि ऐमन का चेहरा मज़ीद खिल उठ रहा था। अरीबा भी उम्मीद से थी, और पूरी हवेली में जैसे ईद सी हो गई थी। अशर की अम्मी ने काले बकरों का सदका दिया था, साथ मिठाई बांधी थी। अशर की खुशी का तो ठिकाना था ना था। शोखियाँ मज़ीद बढ़ गई थी। आमना बेगम के पास आस-पास की कुछ औरतें आई हुई थी। अरीबा भी इधर ही थी। निम्रा हॉस्पिटल से जल्दी आ गई तो मुलाज़िमा के साथ चाय वगैरह देने चली आई और सबसे खुश इखलाक़ी से मिली थी। माशाल्लाह बहू तो चाँद जैसी है, एक औरत ने निम्रा को देखकर सताइशी अंदाज में कहा था। आमना बेगम मुस्कुरा दी। हाँ तो बेटा कौन सा कम है, एक और औरत बोली थी। मेरे दोनों बच्चे ही बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, आमना बेगम ने कहा था। रीबा की तो बहुत खुशी हुई। बहन बहू का कुछ नहीं, अभी तक एक और औरत निम्रा को बगौर देखकर बोलती, जबकि उसके बाद निम्रा के कानों में पई तो न जाने कि उसका दिल एकदम जैसे किसी ने मुट्ठी में कैद कर लिया था। हाँ बेटे की शादी तो पहले हुई थी ना, एक और औरत बोली। चलो कोई नहीं, अल्लाह जब दे ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, पहले वाली औरत ताज से बोली थी, जबकि निम्रा के चेहरे का रंग जर्द पड़ने लगा था। आमना बेगम ने उसका चेहरा देखा तो हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया था। अरे मेरी बेटी अभी छोटी है, रीबा तो पढ़ चुकी, मगर निम्रा अभी पढ़ रही है। हाउस जॉब अभी तो शुरू हुई है, डॉक्टर बनना आसान थोड़ी है, इसलिए अभी भी फरहान का ऐसा कोई इरादा नहीं। उन्होंने नरमी से उसका हाथ दबाकर इत्मीनान दिलाया था। निम्रा को अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ था। उसकी आंखें नम सी हो गई थी। दिल बेख्तियार उस परवरदिगार का शुक्र बजा लाया था इतने अच्छे लोग मिलने पर। वरना कहने को आमना बेगम भी सास थी। वो चाहती तो उन औरतों के साथ उनका साथ दे सकती थी, मगर वो बाकी माँ बनकर दिखा रही थी। कुछ देर बाद वो बहुत सी सोचों के साथ अपने कमरे में चल दी। मुकद्दस के ससुराल वालों ने शादी की डेट मांगी थी।
और इस बात ने उसके होश उड़ा दिए थे। सोने पे सुहागा ये कि उसके अब्बू भी अब हामी भरते नज़र आ रहे थे। बुरहान उसे रोज़ाना कॉल करता था। उसने उसका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और तमाम सोशल ऐप से उसे ब्लॉक कर चुकी थी। कई बार उसने निम्रा से बात करने का सोचा, मगर फिर बुरहान की धमकी याद आ जाती। मगर आज जब उसे पता चला कि तारीख रखी जा रही है और वो लोग कुछ दिन में फाइनल डेट लेने आ रहे हैं, तो वाकई उसे हाथ पैर फूल गए थे। उसे समझ ना आया क्या करे, किधर सर मारे। उसे बहन ने वाजिया तौर पर उसकी चुप नोट की थी, मगर उसके पूछने पर वो कुछ ना बता सकी थी। शाम के 7 बज रहे थे, मगरिब की अजान हो चली थी। दिन अपने इख्तिताम पर था। चंद परिंद भी थके हारे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। हर तरफ एक खामोशी सी थी, वही शाम को फसूखेज़ और गमगीन सी खामोशी। वो सुबह 8 बजे की ऑन ड्यूटी थी और अब थक चली थी। थोड़ी देर चेयर की बैक पर सर रखकर आंखें मूंद ली। मरीज कोई बाकी ना था। फिलहाल 7:30 बजे वो हॉस्पिटल से निकली तो सामने अरीबा और अशर खड़े थे। उन्हें वहां पाकर उसको हैरत भी हुई और खुशी भी। आप लोग? वो उन तक आई तो सलाम दुआ के बाद पूछा, जी बिल्कुल, हम बेचारे, हमारी प्यारी सी बहन थक गई होगी। सुबह से मरीजों के साथ यहाँ से निकलकर दूसरा मरीज भी तुम्हारे मत्थे लग जाता है। उसका इशारा फरहान की जानिब अशर ने शौकी से कहा, जबकि निम्रा को उसकी बात पर हंसी आई और अरीबा ने उसके कंधे पर मुक्का रसीद किया था अपने भाई की ऐसी तारीफ करने पर। हाय अल्लाह, अरीबा कितना भारी हाथ मारती हो। मेरा बच्चा भी बेचारा बाप पे जुल्म होता देखकर आंसू बहा रहा होगा, उसने शौकी से कहा था, जबकि अरीबा का चेहरा सुर्ख सा हुआ था। उसे भी अपने बाप का जल्द ही पता चल जाएगा, अरीबा ने मुंह बनाकर कहा था, जबकि उसकी बात पर अशर हंस दिया था। हाँ तो भाई, हमने सोचा क्यों ना तुम्हें थोड़ा रिफ्रेश करवा दिया जाए, अशर ने निम्रा को देख कर कहा था, जो अशर और अरीबा की बातों पर मुस्कुरा रही थी। रिफ्रेश मतलब? निम्रा ने सवाल किया। ये तो अरीबा बता देगी। चलो भाई, मैं चला, पर ज़्यादा देर बिल्कुल मत लगाना, वरना फरहान मेरा गला दबा देगा और अभी मैं ऐसा कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। वजह जानती हो ना मीडिया? नशर ने आँख दबाकर अरीबा को छेड़ा तो उसे घूर कर तनबिया करने लगी। वो चल दिया तो अरीबा और निम्रा की गाड़ी में आए थे। अरीबा के पास एक शॉपिंग बैग था। ये क्या? निम्रा ने पूछा। ये सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। चलो अब जल्दी से सैलून चलो, मैं बताती हूँ, उसने निम्रा से कहा। तो वो सैलून की तरफ गाड़ी ले गई। वो अंदर आई तो अरीबा ने ब्यूटिशियन से उसका पार्टी मेकअप करने को कहा। निम्रा तो उछल ही पड़ी थी। मेरा मेकअप पढ़ के देखो, इंसानों की तरह बताओ क्या खिंची पक रही है। और ये ड्रेस? निम्रा ने उस ड्रेस को थाम कर कहा था, जो रिबन शॉपिंग बैग से निकाल कर उसे दिया था। उफ, बता रही हूँ, सरप्राइज है, जल्दी से चेंज करो और तैयार हो जाओ। अरीबा ने उसे चेंजिंग रूम में धकेला था। मरती क्या ना करती, ड्रेस पहनकर बाहर आई और ब्यूटिशियन माहिराना अंदाज में उसे तैयार करने लगी। आइज़ ज़रा डार्क रखिएगा, रिबन ने ब्यूटिशियन से कहा था। और तकरीबन 40 मिनट बाद वो तैयार थी। दोबारा उसने कोई सवाल न किया और फिर वो दोनों हवेली की जानिब चल दी। कारी गेट से अंदर दाखिल हुई तो बमुश्किल पाँव तक आता वो खूबसूरत ड्रेस संभालती हुई तेजी से पहले वो लाउंज में जाते। रिबा उसका हाथ थामे उसे लॉन की तरफ ले आई, जहाँ बिल्कुल खामोशी और अंधेरा था। एकदम धमाके से तमाम लाइट्स ऑन हुई तो उसने चंद आई आंखों से सामने देखा, जहाँ हर तरफ सफ़ेद और सुर्ख पुलिस से भरे दो पिलर्स थे। उनके दरमियान हैप्पी बर्थडे का खूबसूरत बोर्ड रखा था, जिस पर लाइट्स थी, और सामने एक बड़ा सा टेबल था जिस पर बेतहाशा सफ़ेद फूल, बहुत खूबसूरत केक, जिस पर एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप लिए खड़ी थी, जैसे साथ एक एम्बुलेंस थी। एक तरफ फरहान फ्रेम में उसके फरहान की खूबसूरत शादी की तस्वीर थी, जबकि दूसरी तरफ फैमिली फ़ोटो थी उनकी शादी की। बेवजह गुब्बारे और मज़ीद प्यारी-प्यारी चीज़ें वो जैसे साबित हो गई थी। वो कैसे भूल गई थी अपनी सालगिरह, आज उसकी 23वीं सालगिरह थी और उसके फ़रिश्तों को भी खबर न थी। ना ही हमेशा की तरह रात के 12 बजे मुक़द्दस यामन का मैसेज आया था, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निम्रा। उसके पीछे से आवाज़ आई तो वो मुड़ी थी। सब थे वहाँ, फरहान, बुरहान, आलियान, सुबहान, अशर, मलिक, वजाहत, आमना बेगम, अमरोज़िया बेगम, मलिक, सियाल, काशान और असलान, ऐमन और सलार और मुक़द्दस। उनको देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही थी। वो बारी-बारी सबसे मिलती। चिल्लो, तुम लोग कितनी कमीनी हो, बता नहीं सकती थी? उसने ऐमन और मुक़द्दस से कहा था। अब बता देते तो सरप्राइज़ ना होता ना? मुक़द्दस ने उसके बाल खींचकर कहा था। वैसे हमें ये नहीं पता था, तू शादी की खुशी में अपनी बर्थडे ही भूल गई है। इन्हीं खुशी ऐसे ही बता, फरहान भाई का जादू चल गया ना? वो बाज ना आई थी, इतने में उसे केक काटने के लिए बुलाया गया था। काले कुर्ते में मलबूस फरहान उसके पास आया था और बगौर उसका जायज़ा लिया था, जो उसके लाए हुए ड्रेस में मलबूस निहायत हसीन लग रही थी। ब्लैक एंड रेड कलर की मैक्सी, जिस पर डल गोल्डन काम किया गया था, ऊपर से बूट लगा था। मैक्सी के पीछे जहाँ जहाँ डोरियाँ लगी हुई थी, डोरियाँ बंधे बगैर वो एक खुला डला सा बुर्का लगता था, मगर पहनने के बाद जब रिबन डोरियाँ खींची तो वो एक खूबसूरत फ्रॉक की शक्ल में आ गया था। आंखों पर डार्क लाइनर और मस्कारा, जबकि कानों में लंबे झुमके और नाक में वही नन्हा सा नाक जगमगा रहा था। गले में निहायत बारीक सा पेशकीमती नेकलेस था। इससे पहले उसने बारात वाले दिन शायद ऐसा डार्क मेकअप करवाया था और फिर आज फरहान की नज़रें हटाना नामुमकिन लगा था।
आज उसे इंतज़ार करना दूभर लगा था। मज़ीद वो उसके हुस्न का ताब शायद ना ला सकता था। उसने उस अप्सरा की आँखों के ज़रिए दिल में उतारा और भोले से उसका नाज़ुक मरमरी हाथ अपने वजीह हाथ में थामा था। निम्रा मुस्कुराकर उसके देखा। उसकी आँखों में एक जहाँ बात था, जज़्बात के ठाटे मारता समंदर उसकी लब देती नज़र बेख्तियार निम्रा को निकाह झुकाने पर मजबूर कर गई थी। दोनों ने केक काटा था और सबसे तहाई वसूल किया था। मलिक वजह तो फरहान ने उसकी सालगिरह बेहतरीन रिजल्ट की खुशी एक साथ सेलिब्रेट करने का सोचा था। कुछ दिन बाद फरहान की भी सालगिरह थी, क्योंकि दोनों का स्टार एक ही था। केक के बाद उम्दा डिनर किया गया। निम्रा, अरीबा, ऐमन और मुकद्दस को खुशगपियों में मसरूफ थी। मर्द सारे अपने पसंद के मौजू लिए बैठे, जबकि आमना बेगम और रोजिया बेगम अपने बच्चों का आस्था मुस्कुराता देखकर नहाल थी। वो कॉल सुनने एक तरफ आई थी, जैसे ही मुड़ी किसी के पहाड़ जैसे वजूद से टकराते टकराते बची थी। सामने देखा तो बुरहान था, चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट लिए वो उसी का जायजा ले रहा था। वो साइड से निकलकर जाने लगी जब उसने उसकी कलाई थामकर वापसी सामने किया था। कैसी हो मनकूहा साहिबा, उसने शौकी से पूछा था। रास्ता तो मुकद्दस ने जब से कहा था। यार, अब तो बात करने का और रास्ता रोकने का ऑफिशियल वारंट है मेरे पास। वही शौकी कायम थी। वैसे भी तुम्हारा हर रास्ता मेरी तरफ ही आता है माय लव। जरा सा झुककर वो बोला तो मुकद्दस पीछे हटी थी। देखो, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, मुकद्दस ने उसे जताया था। ओके, जो आपका हुक्म, पर रुखसती के बाद तो फ्री हो सकता हूँ ना, बुरहान ने मायने खेजी से कहा था। हूँ, रुखसती ज़्यादा खुश फहमियाँ नहीं तुम्हें, वो चिड़ी थी। यार अब बनो मत, देखो तुम तो पहले ही ससुराल आ टपकी हो। बुरहान ने उसे छेड़ा था। और मिस्टर, मैं सिर्फ अपनी बहन जैसी दोस्त की खातिर यहाँ आने का करवा घूट पीने पर राजी हुई थी, वरना मेरा बस चले तो वो दांत पीस कर बोली। ना ना, तुम्हारा बस ही तो नहीं चलने देना, अभी चुपचाप रुखसती की तैयारियाँ करो। बुरहान ने जैसे हुक्म दिया था। रुखसती करती है मेरी जूती, वो तो मस्कर से बोली थी। जब जूती वाली ने निकाह कर लिया है तो रुखसती भी जूती वाली से ही होगी, वो भी बाज ना आया था। देखो शराफत से मुझे तलाक देकर मामला रवा दफा करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुकद्दस ने धमकाना चाहा था। तुम बताओ मेरी जान, शौक से बताओ, पर मामला ऐसे रवा दफा बिल्कुल नहीं होगा। वो संजीदगी से बोला था। तुम सिर्फ मेरी हो, बीवी हो, अब और इस खानदान की बहू, लिहाजा तलाक का सोचना भी मत। और वो उसे वार्न कर रहा था। तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा। बुरहान से वो सफाक हुई थी। क्या मसला है आखिर? निम्रा भाभी को भी तो देखो, कितनी खुश हैं वो, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। तुम्हें भी वही इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दौलत पे पैसा सब तो है, और मैं प्यार करता हूँ तुमसे, चाहता हूँ तुम्हें बहुत, ख्याल रखूंगा तुम्हारा, कभी कोई गम नहीं दूंगा। प्लीज़ तुम एक बार आजमाओ तो सही। वो बेबस हुआ था। हूँ, ख्याल रखोगे जैसे अब तक रखा, अगवा करके गन पॉइंट पर निकाह कर लिया, और प्यार करने की बात करते हो, शर्म नहीं आती? किस मुंह से कह रहे हो ये? मुकद्दस ने कहा था। तुमने मजबूर किया मुझे इस कदम पर, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम प्लीज़ एक बार हाँ कह दो, मान जाओ, मेरे घर वाले फ़ौरन मान देंगे। बुरहान ने जैसे मिन्नत की। अपनी खुशफहमियों के मीनार नीचे रखो और मुझे आज़ाद कर दो, हम दोनों की भलाई इसी में। वो ये कहकर रुकी नहीं, चलती। बुरहान दूर तक उसकी पुश्त देखता रहा था। वो इतना महू था कि उसे अंदाज़ा ही ना हुआ कब आमना बेगम उसके पास आई और उसकी चोरी पकड़ी गई। अम्मी आप? वो हाथ पकड़े जाने पर चौंका था। आप कब आई? उसने पूछा था। तभी जब तुम किसी का जायज़ा ले रहे थे। वो मुस्कुरा कर बोली। वो तो बस उसने टालना चाहा, प्यारी बच्ची है बहुत, उन्होंने कहा था। कौन कौन? बुरहान अनजान बना। वही जो आपको पसंद है। आमना बेगम ने उसका कान पकड़ा था। पसंद है ना? जी जी, बुरहान कान चुराते हुए बोला था। तो फिर कब चलें रिश्ता लेकर? उन्होंने पूछा था। जब जैसी आपकी मर्जी। वो कंधे उचकाकर बोला था। और तुम्हारी क्या मर्जी है? उन्होंने बेटे से पूछा था। वही ना जो हमारी मर्जी है, सवाल आया था। हाँ 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 जी। वो भी हंस दिया था। निम्रा के घर वाले रात ना रुके थे। मुकद्दस भी उनके साथ ही वापस गई थी, जबकि अमन और सलारा अपनी गाड़ी में गए थे। फरहान ने कुर्ता चेंज करके इजी सा ट्राउज़र और शर्ट पहना और अशर और बुरहान के पास आ गया, जो फुटबॉल मैच का सेमीफाइनल देख रहे थे। निम्रा रूम में चल दी थी। फरहान ने सीढ़ियाँ चढ़ते उसको देखा था। यार बहुत नींद आ रही है, मैं तो गया सोने, फरहान उठता हुआ बोला था। जबकि उसकी बात सुनकर अशर और बुरहान के साथ साथ आलियान, जरियाब और सुभान ने भी आंखें फाड़ कर उसे देखा था। फुटबॉल का सेमीफाइनल और फरहान को नींद, ये अनहोनी पहली बार हुई थी। वो फुटबॉल का दीवाना था और हमेशा एक एक मैच देखता था, चाहे सारी रात जागना पड़े, अगले दिन स्कूल, कॉलेज, यूनी और ऑफिस से छुट्टी ही क्यों ना करनी पड़े। तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा था कि उसे मैच में इंटरेस्ट ना था। अशर उसकी हालत समझ चुका था। नींद आ रही है, या उसने ये आंखों लंबा किया था। ज़्यादा मत बक और जाकर सो जा तू भी, फरहान ने उसे टाला था। इससे पहले वो उसकी पोल उसके भाइयों के सामने वाकई खोल देता, फरहान फ़ौरन सीढ़ियाँ चढ़ चुका था। वो रूम में आई तो हील उतार दी उसने और शीशे के सामने खड़ी होकर अपना जायजा लेने लगी थी। लंबे बाल कमर पर झूल रहे थे, जिनके आखिर पर 2-3 कर्ल्स डाले गए थे। उससे पहले वो ज्वेलरी उतारती, कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने मुड़ कर देखा तो फरहान दाखिल हुआ था। दरवाज़ा लॉक करता वो उस तक आया था। उसकी नज़रें आज बहुत कुछ कहती फिर रही थी। वो निम्रा तक आया था, उसका हाथ थमा था। ब्यूटीफुल उसके हाथ की पुश को लब्बों से छूता वो बोला, तो वो निगाह झुका गई थी। फरहान ने उसे करीब किया था।
जानती हो तुम किस कदर खूबसूरत हो। वो उसके कान की लू को छू कर बोला था, तुम्हारे बाल। वो उसके रेशमी बालों पर उंगली ही फेर कर बोला था, तुम्हारे ये हाथ। फरहान ने उसके हाथ की पुष्प पर अंगूठा फेरा था, और तुम्हारी नोज में। वो उसके नाक के नक को छूकर जैसे महसूस कर रहा था, तुम्हारी ये नाजुक कमर। फरहान ने कमर पर गिरफ्त करके उसे झटके से करीब तरीद किया था, और डिमरा के हवास बाख्ता हुए थे। दिल था जैसे सीना तोड़कर बाहर आ निकलेगा। तुम्हारी आंखें। वो उसकी आंखों पर झुककर लब रख चुका था। योर लिप्स। वो उसके होठों की तरफ बढ़ा था जब वो एकदम घबराकर पीछे हुई थी। इतनी तारीफ शायद वो पहली बार उसकी कर रहा था, वरना वलीमे वाले दिन उसने नाक चढ़ाकर उसे चिढ़ाने के लिए कहा था। अब इतनी भी प्यारी नहीं लग रही। वो एकदम पीछे होकर दूर हुई थी। बस अब इतनी भी तारीफ मत करें, वरना। वो मुस्कुराकर बोली थी, वरना सवाल था, वरना मुझे लगा आपकी तबीयत नहीं ठीक। फरहान शाह, और इतनी तारीफ। वो हंसते हुए बोली और ड्रेसिंग की तरफ मुड़ी। उसका इरादा ज्वेलरी उतारने का था, मगर उसके इरादे को नाकाम बनाता वो फिर उसे अपनी जानिब मोड़ चुका था। ठीक तो वाकई नहीं, फरहान ने खासी मायनी खेजी से कहा था। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत ख़राब है? वो एकदम परेशान हुई, उसका माथा छू कर देखा। ख़राब तो है मिसिस, पर तबीयत नहीं। फरहान ने गहरा तंग करके कहा था। निम्रा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा था, जैसे बात समझना चाह रही, पर उसके पल्ले कुछ ना पड़ा था। तबीयत नहीं ख़राब तो फिर क्या ख़राब है? उसने उलझन से पूछा था। नियत। फरहान ने आईब्रोज काकर जवाब दिया था। वो 1-2 सेकंड उसे देखे गई, जैसे बात समझ रही हो। ख़राब है पर तबीयत नहीं, नीयत ख़राब है। वो खुद ही बिड़बड़ाई जा रही थी, जैसे खुद को समझा रही हो। और जैसे ही बात उसके पल्ले पड़ी, उसने एकदम झट से निगाह उठाकर उसको देखा, जो आँच देती नज़रों से उसे ही देख रहा था। वो बुखलाकर निगाह झुका गई थी, और लब दोनों जोड़ चुकी थी, जैसे अब कोई लफ्ज़ नहीं निकलेगा। उसने खुद को उसके सार से निकालना चाहा था। वो, मैं चेंज, मैं कब धो। वो जैसे कुछ कहना चाह रही हो, मगर मुकाबले उसे छोड़ने पर राजी न था। वो उस पर झुक रहा था। वो उसकी गर्दन पर झुककर लब रख चुका था। वो एकदम उछली थी, उसके होठों का लम्स उसकी रीढ़ की हड्डी में सुरसुरी दोहरा गया था, जबकि निम्रा के वजूद में वाजिया कपकपाहट हुई थी, जो फरहान ने भी महसूस की थी। हाँ, अब नहीं, आज फरार ममनू है। वो मखबूल लहजे में बोला था, जबकि मुकाबिल की जान हवा होने लगी थी। वो सीधा हुआ था, और उसका घबराया हुआ सुर्ख चेहरा बखौर देखा था, जहाँ माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमकी थी। मेरे ख्याल से 6 माह काफ़ी होते हैं खुद को मेंटली तैयार करने के लिए, वो नरमी से बोला था। निम्रा ने थूक निकला था। बट स्टिल, अगर तुम तैयार नहीं तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, उसने उसे नरमी से कहा था। एक बार पहले की गई गलती को कभी दोहराना नहीं चाहता था। वो चाह कर भी कुछ कह ना पाई थी, ना कोई इकरार ना इनकार, नो प्रॉब्लम। वो उसका चेहरा थपक कर मुड़ने ही लगा था, जब वो एकदम उसके सीने से आ लगी थी, और फिर फरहान के गिर्द हसार बांध दिया था। वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया था, जैसे उसी का इंतज़ार हो। शायद वो उसके दिल की बात जानता था, मगर जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि वो खुद अपनी मर्ज़ी और आमादगी से उसे रोके, और यही हुआ था। फरहान ने अपने हाथ उसके गिर्द डाल किए थे, और अपने लब उसके बालों पर रखे थे। वो उसके सीने में मुँह छुपाती बेतहाशा तेज़ धड़कनों को जैसे नॉर्मल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके दिल की धड़कन फरहान ने वाज़ी अपने सीने पर महसूस की थी। उसने हौले से उसका चेहरा उठाया था, और जहाँ निगाहें हनूज़ झुकी थी, जबकि लब बिल्कुल साकित थे, अलबत्ता हाथों में वाक़ई लर्ज़िश थी। फरहान ने हाथ बढ़ाकर उसके एक कान से झुमका उतारा था, और फिर दूसरे से। वो कुछ ना बोली थी। उनको एक तरफ ड्रेसिंग पर रखता, वो उसके बाल एक कंधे पर डाल चुका था, और छोटे कदम उठाता उसके पीछे आया था। वो आंखें मूंद गई थी। उसकी लंबी गर्दन को नेकलेस से आज़ाद करवा कर वो उसके कंधे पर झुककर अपनी मोहर जब्त कर चुका था। उसके हाथ उसकी कमर तक गए थे, और एक सिरा पकड़ा था। उसने झटके से खींचा तो वो खुलती चली गई, और फिटिंग वाला फ्रॉक एकदम ढीला पड़ा था। ढीला होते ही फ्रॉक उसके कंधों से ज़रा सा सरक कर नीचे हो चुका था। फरहान ने उसका शफाफ कंधा थाम कर उसको मोड़ा था, और शहर उसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख अनारी हो चुका था, जैसे खून फूट पड़ेगा। हाथ बढ़ाकर उसके दाएं कंधे से फ्रॉक मजीद नीचे सरकाया था। उसने शायद वो कुछ ढूंढ रहा था, और जैसे ही उसे अपनी मतलूबा शय मिली, वो उस पर बेइख्तियार झुका था। वही काला तिल जो उस रात उसने पहली बार देखा था, जो उसके अंदर एक क़यामत बर्पा कर गया था, जो मुकाबिल का हुस्न मज़ीद दुआतिशा कर गया था, जिसने उसे सुनगुनही छीन ली थी। उसे पाने की चाह में ही तो वो इस कदर आगे गया था। वो उस पर लब रख चुका था। निम्र ने सख्ती से उसके बाजू थामे, जैसे खड़े होने के लिए सहारा लिया। उसकी टांगें शल होने लगी थी। चंद पल बाद वो ऊपर हुआ, और बेख्तियार उसके लबों पर अपने लब रखता उनको सिराब करने लगा, तो वो मज़ीद सख्ती से उसकी शर्ट जकड़ चुकी थी। इससे पहले वो वाकई ढेर जाती, उसने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया था, और उसका हसीन चेहरा देखा था। वो उसे बेड पर लाया और आराम से लिटा दिया था। इससे पहले वो उस पर झुकता वो बोली। फरहान उसकी शर्ट का कॉलर दबोचे वो लेटी थी, बंद आँखों पर बेतहाशा घनी और लंबी पलकें साये फगन थी, जबकि चमकता चेहरा गुलाबी था। नाजुक लब, जिन पर सुर्ख लिपस्टिक लगी थी, वाज़े कपकपा रहे थे। कान की लुएं तक सूख थी। लंबे बालों की कुछ लटें चेहरे पर आई थी। वो ये जानलेवा मंजर मबहूत हुए देखे गया था। उसने लबों पर उंगली रखी थी, जानता था वो घबरा रही है। ट्रस्ट में।
उसने उसके कान में सरगोशी की थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरी आती जाती सांसों में बसती हो तुम, कोई सांस के बगैर भी जी पाता है। वो उसके कानों में अमृत घोल गया था। आई डू मोर देन एवरी वन आफ्टर अल्लाह, वो बामुश्किल बोल पाई थी। उसकी इतनी सी बात उसे सरजार कर गई थी। उसका इकरार बहुत खूबसूरती लिए हुए था। उसके गदास बाजू से होता हुआ उसने निम्र के हाथ की उंगलियां अपनी उंगलियों में ली थी और उस पर झुका था। उसकी बाहों में आसमाई थी। आज रात वो सिर्फ फरहान शाह की हो जाना चाहती थी, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत इम्तिहानात और सब्र के बाद ये घड़ी आई थी उन दोनों की जिंदगियों में। फरहान ने उसे किसी कीमती मता की तरह समेट लिया था। चादरें शबशानों से सुरखती जा रही थी। आज चांद उसके आंचल में सितारे टांग रहा था। फरहान के प्यार भरे लम्स, उसकी चाहत का जादू और इश्क की शिद्दत ने निम्र सियाल के पूरे वजूद को सरशार सैराब और शादाब करता जा रहा था। वो रात भर उसे अपनी मोहब्बतों का खराज पेश करने के बाद बामुश्किल आधे घंटे पहले नींद की वादियों में उतर गया था। वो भी उसके साथ ही सोई थी, मगर शायद आदत की वजह से 3 बजे जाग गई थी। उससे वो शर्माई हुई मसरूर सी उस मगरूर और अनापरस्त शहजादे को तक गई थी जो सिर्फ उसका था, उसको चाहता था, उस पर मर मिटा था, उसके वजूद को अपनी शिद्दत से संदल कर गया था। न जाने कितने पल वो बगैर पलक झपकाए उसको देखती रही थी। फिर वो तहज्जुद के वक्त उठ गई थी। उसकी नज़र अपने वजूद पर गई थी जहाँ फरहान की शर्ट थी। उसका चेहरा फिर से सुर्ख हुआ था। उसके हज़ार से आहिस्ता से निकलती वो तीतर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। येलो कलर का प्यारा जोरा लेकर वो शावर लेने चलती। तौलिए में बाल लपेटकर वो निकली थी। फिर दुपट्टा ओढ़कर वो तहज्जुद पढ़ने लगी। आज जिसे कुछ मांगना नहीं था शायद, बल्कि बेतहाशा शुक्र अदा करना था। उस अपनी किस्मत पर पहली बार रश्क आया था। वो नाज़ा हुई थी। उसके बाद उसने कुरान पाक की तिलावत ली। इतने में फजर की अजान की आवाज़ आने लगी। उसे शदीद नींद आने लगी थी। पिछली सुबह के 6 बजे की वो जाग रही थी। वो जानती थी फरहान भी जाग जाएगा। उसे उसका सामना करने में अजीब सी झिझक हुई थी। फरहान ने साइड बदली कि उससे पहले वो उठता, वो जल्दी से जाए नमाज पर जाकर नमाज शुरू कर चुकी थी। वो जागा तो सीधी ही नज़र उस पर पड़ी थी जो खुले हुए येलो कलर के सूट में सामने नमाज पढ़ रही थी। वो मुस्कुरा दिया था। उठकर इधर उधर निगाह दौड़ाकर शायद देखी, मगर वहाँ कुछ न था। फिर कुछ याद आने पर वो उठता हुआ ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिया। कपड़े और तौलिया लिए वो शावर लेने चला गया था। निम्रा ने नमाज पढ़कर दुआ मांगी। इससे पहले वो निकलता उसने जाए नमाज समेटी और अपनी तरफ का लैंप ऑफ करके बेड पर लेटकर कंबल ओढ़ लिया था। नम बालों को बेड से नीचे लटकाना किसी अंदाज में छोड़ दिया था। तकरीबन 10-15 मिनट बाद वो बाल तौलिए से रगड़ता निकला तो वो बुरी तरह नींद में गर्क हो चुकी थी। वो जानता था वो उसका इंतजार नहीं करेगी बल्कि सो जाएगी। वो दिलकशी से मुस्कुराया था। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद वो भी बेड पर चल दिया था। उसको नींद में एक ख्याल सा छू कर गुजरा था। किसी का लम्स था, जाना पहचाना सा। कोई शायद उसके बालों को छेड़ रहा था। उसने नींद से बोझल आंखें नमवा की तो वो उसे ही देख रहा था। कोने के बल लेटा निगाहें उस पर मरकूज किए। और कितना सोगी मिसेज, उसने शौकी से पूछा था, जबकि वो मुश्किल अपनी जमाई रोक पाई थी। आंखों में नींद भरी थी और वो दोबारा उन्हें मूंद गई थी। मुझे सोना है बहुत सारा, और नींद में बड़बड़ाने किसी अंदाज में बोली तो वो हंस दिया था उसकी बात पर, मगर वो मोहतरमा के अरमानों पर पानी फेरती फिर से नींद में गर्क हो चुकी थी। फरहान ने उसे करीब किया था और हंसार तंग करता खुद भी लेट गया था। दोबारा उसकी आंख खुली तो 11 बजने वाले थे। अब की बार फरहान सो रहा था। वो फिर से खामोशी से उसे देखे जा रही थी जब एकदम उसने आंखें खोली थी। निम्रा ने पर से आंखें बंद कर ली थी, मुवादा चोरी पकड़ी ना जाए, मगर उसकी पलकों की वाज़ह लर्जिश मुकाबिल को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। उसने एकदम उसकी नाक दबाई थी तो वो अपनी हंसी रोक ना सकी थी, मगर इससे पहले वो कुछ करता वो अपना सुर्ख होता चेहरा कंबल में छुपा गई थी। अरे अरे, ये क्या, ये चीटिंग है, ये बाहर आओ। वो एकदम बोला था, मगर वो बाहर ना आई थी। आप दूसरी तरफ देखें। फिर छोटी सी गुजारिश आई थी। क्यों? फरहान ने पूछा था। मुझे शर्म आती है, वो सीधा बोल गई थी, जबकि उसकी बात सुनकर फरहान का कहका कमरे में गूंजा था। ओके, वो ज़रा लंबा करके बोला था। निम्रा ने आहिस्ते से कंबल हटाकर बाहर झाँका था और उसी वक्त वो उसका हाथ थाम चुका था। उसे एकदम करीब किया था। सीधा उसके ऊपर आई थी। ये चीटिंग है। वो एकदम रूहानसी हुई थी, जबकि चेहरे पर कई रंग थे जो उसकी दिलकशी बढ़ा रहे थे। वैसे शर्म क्यों आती है? उसने शरारत से पूछा तो वो झनक गई थी। हालांकि कुछ दिन पहले लोग हमारे लिए तैयार हो रहे थे। उसने उस रात का जिक्र किया था जब वो उसके लिए सजी थी। वो मज़ीद सिरक हुई थी। फरहान, वो एकदम बेचारगी से बोली थी, यार वैसे तुम्हारा फिगर बहुत। फरहान ने एक दबा कर कहा। निम्र का मुंह खुल गया था। आप
आप मुझ पर लाइन मार रहे हैं? उसने सदमे से चोर लहजे में पूछा था। नहीं तो मैं ताड़ रहा हूँ, उसने ढिठो की तरह जवाब दिया था। आपको शर्म नहीं आती अपनी बीवी पर लाइन मारते हुए? उसका सदमा कायम था, जबकि उसके ऊपर से हटती उसने खुद को वापस ब्लैंकेट में छुपाया था, क्योंकि वाकई उसे मायने खेज नज़र से देखने में महूँ था वो। फरहान ने उससे खुद को छुपाने वाली हरकत देखी और उसको और हंसी आई थी। इसका फ़ायदा नहीं है अब यार, मैं तो देख चुका हूँ वो बाज ना आया था, जबकि मुकाबिल करते इससे इतनी बेबाकी की उम्मीद नहीं रखता था, तभी उसको मज़ीद सदमा हुआ था। आपको वाक़ई शर्म नहीं आती? सवाल आया था। नहीं, बिल्कुल नहीं आती, जवाब हाज़िर था। हटे दूर, उठना है मुझे, पहले इतनी देर हो गई, वो चिढ़कर बोली थी। कोई नहीं उठा अभी तक, सब सो रहे हैं क्योंकि संडे है मेरी जान। फरहान ने उसको ना छोड़ा था, उसने एक हाथ उसकी पुश्त पर बोछा दिया था। थैंक्स, दिलकशी से कहा गया था। निम्रा ने मुस्कुराकर उसको देखा था। किस लिए? निम्रा ने सवाल किया था। हर चीज़ के लिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे माफ़ करने के लिए, मुझे कबूल करने के लिए, मुझे चाहने के लिए और मुझ पर यकीन करने के लिए, अपना आप मुझे सौंपने के लिए। वो बहुत मोहब्बत से गोया था, जबकि वो निगाह झुका गई थी, हिम्मत न थी उसकी आंखों में देखने की। फरहान ने उसका माथा चूमा था। किसी के बाद वो खुद को आज़ाद कराती उठ खड़ी हुई थी और दुपट्टा लिए बगैर, उसकी एक भी सुने बगैर कमरे से सरपट दौड़कर निकल चुकी थी, वरना शायद वो पूरा दिन उधर ही गुजारने पर मजबूर हो जाती। वो किचन में आई तो अमना बेगम नाश्ता बनवा रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, उसने उस चहक कर सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने प्यार से जवाब दिया और बगैर उसका चेहरा दिखा था जिससे रोशनियां से फूट रही थी। आज रोजाना से कुछ भरकर गुलाबी था वो। आज क्या बात है भाई, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, वो शरारत से पूछती। उसे अपने साथ लाउंज में लाई थी। निम्रा आपकी भी बात सुन कर जरा झपसी गई थी। मतलब सिर्फ आज प्यारी लग रही हूँ मैं? उसने नाक सुखेर कर पूछा तो वो मुस्कुरा दी। नहीं भैया, आप तो हैं प्यारी, बस आज जरा ग्लो ज़्यादा है। कोई खास वजह? उन्होंने कहा था। इतने में निगाह सामने से सफ़ेद सलवार कुर्ता महते फरहान शाह पर पड़ी थी, जो शायद उनकी बात सुन चुका था, तभी आंखों में शरारत साफ नाच रही थी। बस वैसे बाकी सब नहीं उठे क्या? उसने झट से बात बदलना चाही थी। हाँ, ये अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं, रात सारी रात जाकर गुजार दी मैच के चक्कर में, आमना बेगम ने बताया था। ओह, मैच का क्या बना? मैच का सुनकर फरहान को एकदम याद आया था। क्यों, तुमने नहीं देखा क्या? आमना बेगम ने ऐसे हैरत से पूछा जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। फुटबॉल मैच हो और फरहान शाह को ना पता हो, नामुमकिन तरीन बात थी। जी, वो देखा था, उसने एकदम सर कुचाया था, यानी उसकी चोरी पकड़े जाने के करीब थी। निम्रा को एकदम उसकी हालत देखकर बेतहाशा हंसी आई थी। अब वो क्या कहता आमना बेगम से? उसने मैच क्यों नहीं देखा? देखा तो था, फिर बच्चे पूछ क्यों रही? उन्होंने सवाल किया। वैसे ही, छोरे ना, नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लगी है। फरहान ने बगौर उनको कंधों से थामकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बिठाया था। निम्रा नीचे मुखिया हंसी जब्त कर रही थी। बहुत कम ऐसे मौक़ों में आते थे जब फरहान शाह फंडी की टांग खींची जा सके, वरना उसको सैर करना कहाँ मुमकिन था। मजाल थी जो कभी बौखला जाता कहीं वो, मगर फरहान उसकी हालत निम्रा को वाकई मौका दे गई थी। हाँ फरहान, आपने मैच नहीं देखा रात को? बड़े मज़े से चाय कप में डालती बोली थी। फरहान ने उसे घूरकर खामोश रहने का कहा था। कौन जीता फिर? वो फिर भी बाज ना आई। आमना बेगम उठकर किचन में गई थी। वैसे भी वो कम ही नाश्ते में कुछ लेती थी। उनके जाते ही वो उसकी तरफ झुका था। एक्चुअली मैं खुद मैच खेलने गया था। तुम्हें इतनी जल्दी भूल गया डार्लिंग? वो उसका गजाज हाथ थाम कर उस पर अंगूठा फेरते बोला था, जबकि उसकी बात सामने वाले तो बेतहाशा सुर्ख कर गई थी। चलो खैर है, मैं फिर से याद दिला दूंगा, वो दबा कर बोला था। निम्रा ने बामुश्किल थूक निकला था। शर्म करें कुछ। वो आस-पास देखती, बौखला कर बोली, गोया कोई सुन ना ले। अब अगर मेरी प्यारी बीवी कुछ भूल जाती है तो मेरा काम है ना अच्छे शोरों की तरफ से याद करवाया करूं। वो बाज ना आया था। बाय द वे, सही कह रही थी अम्मी, वो फिर से बोला। क्या क्या सही कह रही थी? उसने किचन का दरवाज़ा देख कर कहा। अगर आमना बेगम बाहर निकल आई तो? उसकी ये सोच कर ही जान हवा हो रही थी। बड़ा ग्लो कर रही हो, वो शरारत से बोला था। वो मज़ीद सुर्ख हुई थी। येलो कलर में उसकी गुलाबी रंगत बहुत गिर रही थी। लंबे बाल खुले थे जो कमर पर ढलक रही थी। आंखों पर मीठा मीठा लाइनर अभी भी था, लाल गुलाबी पड़ रहे थे। फरहान की नज़र उसकी लंबी गर्दन पर गई थी। उसे कुछ याद आया था जो वो भूल गया था, लेकिन कुछ सोच के फिर वो मुस्कुरा दिया था। वैसे अगर तुम चाहो तो रोज़ाना इतना ग्लो कर सकती हो, मुझ बेचारे का भी भला हो जाएगा। वो बड़ी मायनी खेजी से बोला, जबकि उसकी बात सुनकर कान से धुएं निकल रहे थे। उसने कुर्सी पर बैठे बैठे अपना पाँव उठाकर पूरी कुव्वत से फरहान के पैर पर दे मारा था। आज जालिम, वो एकदम पीछे हुआ था। यू हिटलर क्यों बन जाती है तुम एकदम? वो मसनूई खफगी से बोला था। आप चुपचाप नाश्ता कर रहे हैं, मैं उठ जाऊंगा। अब की बार साफ वार्निंग आई थी। अरे अभी तक शुरू नहीं किया तुम लोगों ने? आमना बेगम किचन से निकली तो देखा नाश्ता वैसे का वैसा पड़ा है। वो मैं ज़रा निम्रा को मैच के हालात याद करवा रहा था। वो अब भी चुप ना रहा था।
जबकि उसने दोबारा प्लेट पर जो चारा झुका कर उठाने की गलती ना की थी। बेहुदा इंसान वो भी बढ़ा दी थी। उसकी हाउस जॉब शुरू हो चुकी थी और सही मानों में वो घनचक्कर बनी हुई थी। पिछले 22 घंटों से मुसलसल वो ऑन ड्यूटी थी। चेहरे पर थकावट के असर कोई भी देख सकता था। बिलाखिर ड्यूटी ख़त्म होते ही उसने हैंडबैग उठाया और स्टेथोस्कोप गले से उतार कर हाथ में पकड़ा और अस्पताल से निकला ही। उसे प्यास लगी तो वो साथ मौजूद स्टोर से जूस लेने चलती। जूस लेकर निकली ही थी कि सामने मौजूद ब्लैक सिविक देख कर उसका कलेजा उछल कर मुँह को आ गया था। माथे पर एकदम बल पड़े थे। वो अब इधर क्या करने आया था? गाड़ी थी पर गाड़ी का मालिक उसे ना दिखा था। इधर ही हूँ मनकूहा साहिबा, उसे अपने हुक्म से शरारती सी आवाज़ आई थी। वो एकदम उछली तो किसी के मजबूत कंधे से टकराई थी। पीछे देखा तो वो सामने था। ब्लू जीन्स पर नेवी ब्लू शर्ट पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, माथे पर कुछ बाल बिखर कर उसे मजीद जाज़ब बना रहे थे। फ्रेश सा चेहरा मुस्कुराहट से सजा था। बिलाशुबा वो बहुत हैंडसम था। एक दफ़ा तो कुछ पल वो भी निगाह ना हटा पाई थी। उसकी संगत वाकई किसी भी लड़की के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात हो सकती है, मगर वो भी मुकद्दस थी। एकदम उसने मुंह फेरा था। क्या लेने आए हो अब? वो बदमज़ा हुई थी। कॉल तुम पिक नहीं करती, सोचा दीदार ही करवा दूँ, शायद मिस कर रही हो। वो बोला था। वैसे भी अच्छा है, फ़ोन पर सिर्फ आवाज़ आती है, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा थोड़ी दिखता है। वो मोहब्बत से बोला था। आपका मेरी कोई परवाह नहीं ना बुरहान? वो एकदम मसनूई मुस्कुराहट लिए चबा चबा कर खालिस बीवियों वाले अंदाज में शिकवा कर रही थी। बुरहान पर तो हैरत का पहाड़ ही टूट गया। क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो? उसने पूछा था। ठीक कह रही हूँ। आपने एक बार भी मेरा नहीं सोचा कि आपकी शक्ल सामने देखकर, आपकी आवाज़ सुनकर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हलक तक करवा हो जाता। वो चबा चबा कर उसको जता गई थी। बुरहान के चेहरे के साफे बिगड़े थे। लड़की से जीतने नहीं देती थी। अल्फाज की मार मारना कोई इससे सीखता। अचानक उसकी निगाह उसके हाथ पर गई थी जहाँ मंगनी की अंगूठी थी। उसके माथे पर बल पड़े थे। उसने गुस्से में एकदम उसका हाथ पकड़ा था और लम्हे के 10वें से वो अंगूठी उसकी उंगली से जुदा करके दूर उछाल दी थी। मुकद्दस को होश तब आया जब अंगूठी वो फेंक चुका था। एकदम गुस्से का लावा उसके अंदर उबला था। उसकी आंखें नम हो गई थी। इस कदर बदतमीजी आसमान को छूता गुस्सा उसकी आंखों से पानी लावा रवां कर गया था। उसने बेख्तियार हाथ उठाया था मगर उसका हाथ हवा में ही रह गया था, क्योंकि मुकाबले उसे सख्ती से थाम चुका था। बुरहान ने पूरी आंखें खोलकर उसकी हरकत देखी थी और फिर आंखों से रवां होता वो समंदर। वो शजदा रह गया था इस इंतहाई रद्द अमल पर। उसने उसके थामे हुए हाथ को खींचा और झटके देकर उसे करीब किया था। आसपास लोग ना होने के बराबर थे। सीधा उसके सीने से टकराई थी। क्या तुम प्यार करते अपने मंगेतर से? वो थोड़ा आगे को झुककर करीब होकर पूछ रहा था। लहजा नरम ज़रूर था मगर बिल्कुल संजीदा था। जवाब दो मुकद्दस, क्या तुम प्यार करती हो उससे? अब की बार वो सख्त हुआ था। ये बात जानते हुए भी कि तुम मेरी बीवी हो, वो चला गया था, जबकि मुकद्दस के पास जवाब न था। वो उसे क्या कहती उस शख्स के बारे में जिसका होने से पहले वो उससे ले उड़ा था। मेरे नज़दीक वो शख्स मोहब्बत के लायक है जो औरत को इज्जत देता हो, बुरहान शाह अफंदी। और उसने एक इज़्ज़तदार शख्स होने का सबूत देते हुए इंसानों की तरह रस्म और रवाज के मुताबिक एक तरीके से मेरे घर रिश्ता भिजवाया। और तुमने क्या किया? अपनी दौलत के नशे में चूर होकर 2 नंबर डॉन बनकर मुझे अगवा किया, बगैर सोचे समझे। मेरी ज़िंदगी पर उसका क्या असर पड़ सकता है? अगर उस दिन मैं घर ना पहुंचती तो सोचा है मुझे कभी क्या हो जाता? क्या मेरा बूढ़ा बाप इस उम्र में कहीं मुंह दिखाने के काबिल रहता? लोग मुझे किस नज़र से देखते? बाहर में जाती मेरी इतनी सालों की मेहनत, क्या फ़ायदा उस डॉक्टर बनने का जब कोई इज्जत ही ना रहती? कौन यकीन करता मेरा कि मैं खुद नहीं गई थी? हाँ, सोचा कभी नहीं ना। तुम्हें अपनी ज़िद पूरी करनी थी। वो एक लम्हे को उसे शर्मिंदा कर गई थी। अब तुम ही बताओ, तुम जैसे बुज़दिल और बगैरत मर्द से शादी करूँगी मैं? तुम तो मर्द भी कहलाने के लायक नहीं। वो सफाकी से बोली थी और फरहान जो कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, उसकी बात सुनकर सारी शर्मिंदगी झाग की तरह गायब हुई थी। उसका पारा एकदम हाई हुआ था। चुप, एकदम खामोश, एक लफ्ज़ और नहीं। वो गुस्से से हाथ की उँगली उठाकर उसे वार्न करता हुआ गड़ाया था। रिश्ता भेजने की ही बात है ना, तो तैयार रहना, बहुत जल्द आऊँगा मैं। तुम्हारी रस्मों रवाजों के मुताबिक रिश्ता लेकर काउंट डाउन शुरू कर दो, क्योंकि अब मैं भी तुम्हें ज़्यादा देर किसी और के नाम पर बैठा नहीं देख सकता। वो बोल रहा था और मुकाबिल की जान वाकई जोखों में आ गई थी। इतना तो चुप वो जान गई थी। वो खाली धमकी नहीं देता, जिसका मुंह बोलता सबूत उसके पहले वाली हरकत थी। कुछ तो था उसके लहजे में कि वो कुछ कह ना पाई थी। उसका लहजा मुकद्दस जो अच्छे से उसके कान अल्फाज की सच्चाई बवावर करवा रहा था। चलो तो मैं ड्रॉप कर दूँगा। उसका हाथ पकड़े उससे सर लिए चल पड़ा था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बिठाया और घूमकर दूसरी तरफ से खुद आया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। इतना तो वो जान गई थी, इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो उसकी मिन्नत तरले भी कर लेती तो भी वो उसकी बात ना मानता। उसके घर से कुछ पीछे बढ़ाने गाड़ी रोकी तो वो चुपचाप उतर गई। उसे चुप फरहान शाह को उसकी चुप छिपी थी। वो जूते हुए उसकी पुश्त को देखता रहा।
जब तक वो घर के अंदर नहीं चली गई। उसके घर का गेट बंद हुआ तो उसने गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी। घर में दाखिल हुई तो उसकी अम्मी की बातें कानों में पहुंची। उसके ससुराल वाले निकाह की तारीख तय करने आ रहे थे 2 दिन बाद। वो चुपचाप आराम की घर से सीधा कमरे में चल दी। सब जब उसे सख्ती से मना किया था कोई उसको उठाने ना आए, सो वो सोना चाहती थी। कमरे में बंद होकर उसने अपना सर हाथों में गिराया था। सर दर्द से फट रहा था। उसका दिल क्या वो धाड़े मार मार कर रोए। ये सोचकर उसका दिल टूटने लगा था कि उसका इधर निकाह की तारीख तय हो गई तो नहीं नहीं, मैं निकाह जैसा गुनाह कभी नहीं। कुछ कर मुखी कुछ कर। वो जले पेट की बिल्ली की तरह कमरे में चक्कर काटने लगी थी और पिल आके देखी हाल उसको नजर आया था। ये काम उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मगर अभी भी उसे उम्मीद थी, देर नहीं हुई थी। उसने बहुत हिम्मत और हौसला करके एक उम्मीद और धड़कते दिल के साथ फ़ोन उठाया और निम्रा का नंबर डायल किया था। Don't forget to like, share and subscribe CNC Library channel.